Hello students, welcome back in online teaching class standard 11 NCERT syllabus subject biology and the lesson number 13 photosynthesis in higher plant. Okay, in my last video I explained you the old cyclics, the photophosphorylations within the photosynthesis. Then it is include the spirit of the water, electron transport system, cyclic or non-cyclic photophosphorylation. Now in those video I explained that synthesis of ATP and NADPH is used in it, but how they used it and what is its consumed. Okay, then the ATP and NADP synthesis in the splitting of water and electron transport system and photophosphorylation, and they are used for the synthesis of food, more accuracy of sugar, and this is called the biosynthesis phase of the photosynthesis. ओके, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के अंदर अभी तक जो है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो थी और वाटर जो था उसका स्प्लिटिंग हुआ था, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन नहीं हुआ था. जब फिक्सेशन हो जाता है उस टाइम एटीपी और NADPH बनी थी. ठीक है, अब इसका यूज़ किस तरह से किया जाता है, इसमें मैंने आपको दो रिएक्शंस बताई थी, लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शंस. तो यहाँ पर जो ATP और NADP का जो यूज़ हुआ है, इसके अंदर कार्बन की जो होती है ये मॉलिक्यूल्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पार्ट लेते हैं, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, उसके बाद 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स, फिर 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स आता है जो C3 प्लांट्स के अंदर केल्विन साइकिल बनाता है, और 4 कार्बन जो होता है वह C4 प्लांट्स के अंदर केल्विन साइकिल बनाता है. तो यहाँ पर इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है यह इसमें रिएक्शंस के अंदर फिक्स्ड होती है, जिसमें ATP और NADPH का जो होता है यूज़ किया जाता है. और यह पूरा एक साइकिल जो होता है, इसके ऊपर जो मेल्विन जो थे उन्होंने वर्क किया था, और यह इसी वजह से स्टार्टिंग में मेल्विन केल्विन साइकिल कहलाया था. फिर इसके बाद में जो था यहाँ पर एक जैसे जैसे रेडियो एक्टिव जो होते हैं आइसोटोप्स, उनका जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो उस रिसर्च के अकॉर्डिंग यहाँ पर रेडियो एक्टिव का यूज़ करके C14 कार्बन जो होता है रेडियो एक्टिव, जैसे C12 होता है वैसे ही C14, तो उसका एल्गल फोटोसिंथेसिस की स्टडी की थी कौन से केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने. इस तरह से इन्होंने डिस्कवरी की थी कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह फिक्सेशन होकर के एक 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड कंपाउंड बनाता है. ठीक है, 3 कार्बनिक जो होता है वह बनाता है. जब आइसोटोप्स की जो थी, जब रिसर्च हो चुकी थी, तो उन्होंने 14C नाम का आइसोटोप लेकर के जो केल्विन थे उन्होंने फाइंड किया था 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड्स, और वह कहलाता है केल्विन. इसीलिए इन्होंने जो साइकिल बनाया था उसको, जिसके अंदर इन्होंने पूरा किया था कि कौन सा 3 कार्बन किस तरह से बनता है, तो इन्हीं साइंटिस्ट के नाम से वह साइकिल कहलाता है केल्विन साइकिल, जिसके अंदर C3 प्लांट और C4 प्लांट्स जो होते हैं उनका फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो है साइकिल में इंक्लूड किया गया है. अब 3 कार्बन वाला कहलाता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट. ठीक है, इसको आप PGA बोल सकते हैं शॉर्टकट में, ग्लिसरिक एसिड. ओके, ये होता है 3 कार्बन का, जिससे कि C3 प्लांट्स बनते हैं. ठीक है, ये आपको डिटेल में अभी एक्सप्लेन करूँगी किस तरह से, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए. C3 और C4 में डिफरेंस क्या होते हैं, वो साइकिल क्या होते हैं, ये मोस्ट ऑफ जो होता है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए आप अच्छे से पढ़िएगा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन स्टार्ट हो जाता है, हाँ, तो इसमें केल्विन साइकिल के अंदर क्या उन्होंने डिस्कवरी करके प्लांट के ग्रुप को भी डिवाइड कर दिया था. जो C3 और C4 प्लांट में आपको बता रही हूँ, उसके अंदर जो C3 पाथवे और C4 पाथवे, ये C3 प्लांट्स के अंदर 3 कार्बन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करके, वो कहलाता है पायरुवेट ग्लिसरिक एसिड. और C4 प्लांट्स होता है उसके अंदर C4 पाथवे कंप्लीट करके C4 कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है, जो कहलाता है ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड. ओके, तो यह चीज़ आप ध्यान रखिएगा जो मैं आपको रेड रिमार्क से बता रही हूँ. तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन जो हुआ था वो केल्विन ने अपने केल्विन साइकिल में शो किया है, जिसे यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताऊँगी. तो इस तरह से यहाँ पे ये रिसर्च हो चुका है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह प्राइमरी एक्सेप्टर होता है. ठीक है, साइंटिस्ट ने यहाँ पर ये सारे रिसर्च करके बता दिया था, और लॉन्ग टाइम पे कंडक्ट करके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, फिर यह प्रूव हो चुका था कि C3 एसिड जो होता है वह C3 प्लांट्स के अंदर बनता है. पहले 2 कार्बन कंपाउंड, फिर 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट होकर के फिर 4 कार्बन कंपाउंड, फिर 5 कार्बन कंपाउंड जो होता है वह बनता है राइबोलेज बाइफॉस्फेट.
फिर ये 5 कार्बन से ही 6 कार्बन जो होता है, 6 कार्बन क्या हो गया, ग्लूकोज। तो इस तरह से यहाँ पर कार्बन देखिए मैं आपको एक डायग्राम बता देती हूँ, उससे आपके क्लियर हो जाएगा किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होकर के पूरा केल्विन साइकिल के अंदर जो था C4 का जो होता सिंथेसिस हुआ, फिर किस तरह से ग्लूकोज बना। यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड इसने क्या किया, C3 प्लांट के अंदर क्या बनाया था, C3 प्लांट के अंदर PGA पायरुविक ग्लिसरिक एसिड। फिर यहाँ से इसमें फिर से रिएक्शंस जो हुआ वो हुआ इसकी जो शीट्स होती है यहाँ पर उसकी मिसोफिल बंडल शीट्स उसके अंदर, तो उसके अंदर रिएक्शन करके इसे बनाया ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड। ये हो गया C3, ये हो गया C4। फिर से इसमें रिएक्शंस हुआ जहाँ से 5 कार्बन जो थी वह शुगर बनी और वह 5 कार्बन शुगर कहलाती है राइबोलोज बाइफॉस्फेट। फिर इसी के अंदर रिएक्शन होकर के बना ग्लूकोज स्टार्च कार्बोहाइड्रेट C6 कार्बन वाला। ओके, तो इस तरह से पूरा कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन आप सीरियल से लर्न कर लीजिएगा इसके नेम के साथ में। अब यहाँ पर केल्विन साइकिल जो आपके जो है बोर्ड के लिए सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम का, इसे आप अच्छे से समझिएगा। अगर आपको केल्विन साइकिल समझ में आ गया है तो कंप्लीट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो है वह भी समझ में आ जाएगी। और केल्विन साइकिल मैंने जैसे बताया कि उसी से पता चला कि C3 और C4 2 टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, जिसके अंदर C3 कार्बन बनता है और जिसके अंदर C4 कार्बन बनता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर से जो केल्विन थे उन्होंने इसको 4 स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया है। और वो 4 स्टेप है कार्बोक्सिलेशंस, रिडक्शंस एंड रीजनरेशन। तो मैं आपको पहले डायग्राम से एक्सप्लेन कर देती हूँ, जब आप डायग्राम समझ लेंगे तो ये सारा डिटेल जो है आपको इजी पड़ेगा। सब जब भी आपको स्टडी करते हैं तो बायो की, तो उसके अंदर पहले आप किसी भी साइकिल का या कोई भी स्ट्रक्चरल डायग्राम होता है आप उसकी स्टडी कीजिए। अगर आप उसके अंदर लेबलिंग और डायग्राम को प्रिपेयर कर लेते तो उसको डिटेल में थ्योरी में लिखना ईजी पड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये पूरा केल्विन साइकिल दिया हुआ है जिसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो जब आप ड्रॉ करते हैं यहाँ पर केल्विन साइकिल सर्कल में, तो सबसे पहले साइकिल ड्रॉ किया, फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया कार्बोक्सिलेशंस, फिर सेकंड बताया था रिडक्शन, फिर थर्ड पार्ट मैंने आपको बताया था रीजनरेशन। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले जो मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड का स्प्लिटिंग, ये कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस के अंदर फिक्स होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बना बाइफॉस्फेट। ये सब ये जो आपके यहाँ पे बीच में जो नेम्स आ रहे हैं ये लर्न कीजिएगा। पहले मैंने आपको क्या बताया, साइकिल बना के ये तीनों लिख दीजिए। ये तीनों लिखने के बाद में कहाँ से स्टार्ट होता है, बाइफॉस्फेट शुगर से। ठीक है, ये बाइफॉस्फेट शुगर है, यहाँ से केल्विन साइकिल स्टार्ट हुआ, इसका कार्बोक्सिलेशन हुआ। कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो गया। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो थी ये दोनों जुड़ गई। ठीक है, ये दोनों प्लस हो गए, यहाँ पे जुड़ गए, तो इन्होंने प्रोडक्ट क्या बनाया, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड प्रोडक्ट इस रिएक्शन से बन गया। फिर यहाँ पर जब 3-फॉस्फोग्लिसराइड बना तो उसका रिडक्शन होना स्टार्ट किया। रिडक्शन मतलब होता है हाइड्रोजन का आकर जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना। ठीक है, वो रिडक्शन। तो यहाँ पर फिर से हाइड्रोजन एटम आकर के जुड़ा तो इसके अंदर ATP और NADPH। देखिए NADP थी तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन जुड़ा तो NADPH हो गया। ठीक है, यहाँ हो गया। इसके बाद में यहाँ पर देखिए कि जब ATP और NADP का यूज़ हुआ, जो सिंथेसिस हुई थी, तो रिडक्शंस के अंदर यहाँ पर ADP के रूप में कन्वर्ट हो गई ATP। जब यूज़ होता है तो ADP और जब सिंथेसिस होता है तो ATP। जब सिंथेसिस हुआ तो NADPH और जब यूज़ हुआ तो NADP + P1। ठीक है, इस तरह से रिडक्शंस में आप ये चीज़ भी ऐड कीजिएगा, ATP + NADPH और ADP + NADP। ओके, फिर यहाँ पर क्या हुआ, इसका जो रिडक्शंस हुआ, इस रिडक्शन से जो रिएक्शंस हुई जिसके अंदर हाइड्रोजन आके जुड़ा और निकला, तो इस तरह से यहाँ पर ट्राईफॉस्फेट बन गया इसका। ठीक है, ये ट्राईफॉस्फेट। और ट्राईफॉस्फेट क्या होता है, हमेशा स्टार सुक्रोज। ठीक है, यहाँ पर जो था ग्लूकोज बन गया। यहाँ पे ये रिएक्शन जो थी सिंथेसिस ऑफ स्टार्च की, रिडक्शन कार्बोक्सिलेशन रिडक्शन के बाद कंप्लीट होकर के क्या बन गया, यहाँ पर C6H12O6 बन गया। ठीक है, जिसके अंदर ऑक्सीजन भी रिलीज हो गई। अब यहाँ पर सिंथेसिस होकर इसका फिर से रीजनरेशन हुआ, फिर से रीजनरेशन होना स्टार्ट हुआ
तो एटीपी जो थी वह फिर से सिंथेसिस होगी और एडीपी के रूप में निकल जाएगी। यहाँ जो एटीपी सिंथेसिस हुई थी वो एडीपी के रूप में यहाँ पर निकल गई। फिर जब रीजनरेशन, फिर से यहीं पर यहाँ पे साइकिल आ गया। रीजनरेशन मतलब फिर से इसके अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे था कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन जिससे ग्लूकोज बना, ठीक है, कहाँ तक, रिडक्शन तक। रिडक्शन से रीजनरेशन तक के अंदर क्या था, जो ग्लूकोज बन गया था, ये ग्लूकोज, इसका क्या हो गया, ब्रेकडाउन। इसका ब्रेकडाउन कहलाता है रीजनरेशन। और इस ब्रेकडाउन से फिर से यहाँ से क्या बन गया, धीरे धीरे इसमें एटीपी जो थी सिंथेसिस हुई थी वह क्या हो गई, यूज़ होकर के एडीपी बन गई। ये कहलाता है राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। यहाँ पे आ गया रिडक्शन हो, रीजनरेशन होके फिर से ये साइकिल स्टार्ट हो गया। तो यह तब तक चलता रहता है जब तक कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस होती रहती है। इस तरह से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा यह पूरा केल्विन साइकिल। और यही दिया गया है आपके इधर थियरी में कि कार्बोक्सिलेशन से जो होता है वह राइबोलोज बाइफॉस्फेट जो होती है 5 कार्बन की शुगर बनती है जो कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजिनेस कहलाती है। ठीक है, ये आप ये नेम ध्यान रखिएगा कि पहले 3 कार्बन का होता है केल्विन साइकिल में, तो क्या होता है पायरुविक ग्लिसरिक एसिड, फिर वहाँ से बनती है 4 कार्बन की ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड, फिर वहाँ से क्या बनती है इसके अंदर कार्बोक्सिलेशंस में 5 कार्बन की जो कहलाती है राइबोलोस क्या कहलाती है, कार्बोक्सिलेस, राइबोलोस बाई कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजिनेस। ओके, तो इस तरह से आप नेम याद रखिएगा। यहाँ पे 5 कार्बन शुगर बन गई थी कार्बोक्सिलेशंस में। फिर इसके बाद में हमको क्या करना था, यहाँ पर जो आता है नेक्स्ट आता है रिडक्शन। इस रिडक्शंस के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स एटीपी के जो थे उन्होंने फॉस्फोरिलेशन किया था और 2 एनएडीपी के जो थे रिडक्शन होकर के यहाँ पर क्या बना, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड जो थे 5 कार्बन वहाँ तक बना था वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्स हो गए, उन्होंने बना दिया ग्लूकोज, स्टार्च, शुगर। ओके, फिर से यहाँ पर इसका रीजनरेशन हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड जो था, जो अभी तक फिक्सेशन का काम कर रहा था, एक्सेप्टर का काम किया इसने, फिर से राइबोलोज बाइफॉस्फेट जो था वह जो रिवर्स साइकिल अपना स्टार्ट कर दिया। उसके अंदर जो थी एटीपी जो थी उसको कंज्यूम लेना स्टार्ट कर दिया और वह फिर से राइबोलोज बाइफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो गया और उससे फिर से क्या हो गया, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो गया और फिर से वह बन गया राइबोलोज बाइफॉस्फेट। तो यहाँ पर आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ हुआ है, ऑक्सीजन रिलीज़ हुई है और इसके अंदर एटीपी और एनएडीपी जो एनर्जी जो कंज्यूम हुई थी उसके अंदर एटीपी जो थी वह कितनी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स एटीपी के और 2 एनएडीपी के रिक्वायर्ड थे केल्विन साइकिल के अंदर। लेकिन जब पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है तो उसके अंदर टोटल मॉलिक्यूल्स आप ध्यान रखिएगा कि कितने मॉलिक्यूल्स एटीपी के हैं, कितने एडीपी के हैं और उसका फिक्सेशन करके कितने मॉलिक्यूल ग्लूकोज के बने। तो यहाँ पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड जो थी इससे बना था 1 ग्लूकोज। ठीक है, ये 1 ग्लूकोज बन गया इससे 6, ये ध्यान रखिएगा। 18 एटीपी बनी थी जो 18 एडीपी के रूप में कंज्यूम हुई, 12 एनएडीपीएच बनी तो 12 एनएडी। तो यहाँ पे ये सारा अमाउंट आप ध्यान रखिएगा कि केल्विन साइकिल जो होता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस के अंदर टोटल एटीपी, एनएडीपी और कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स यूज़ हुए। अब आता है C4 पाथवे। यह केल्विन साइकिल के बाद आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज़ है जो केल्विन साइकिल इसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो इसको भी मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपको मोस्ट ऑफ यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द C3 प्लांट एंड C4 प्लांट। तो यहाँ पर जो C3 प्लांट जो होता है उसमें पूरा केल्विन साइकिल आता है। C3 प्लांट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है वो होता है मेसोफिल सेल्स के अंदर, लेकिन C4 प्लांट जो होता है उसके अंदर बंडल शीट के अंदर होता है। और C4 प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के का जो यूज़ किया जाता है वह थोड़ा लो इसके अंदर ज़्यादा किया जाता है। इसके अंदर टेम्परेचर हाई, इसके अंदर टेम्परेचर लो चाहिए, इसीलिए C4 प्लांट बेस्ट टाइप की शुगर्स बनाते हैं। और इस प्लांट का एग्जाम्पल होता है जो सबसे ज़्यादा मीठा प्लांट होता है, शुगर कैन, जिसकी शुगर बनाई जाती है। तो इस तरह से आपको C4 प्लांट और C3 प्लांट के बारे में डिफरेंस भी पता करना चाहिए। इसका एग्जांपल C4 का शुगर कैन और मेज़ लीजिएगा, जो अमेरिकन मक्कई होती है मेज़, देखा आपने कितना स्वीट होता है टेस्ट में, इसी वजह से क्योंकि वो C4 प्लांट के अंदर आता है। और बाकी जो वेजिटेबल्स आती है टोमेटो, लेडी फिंगर्स, वो सभी C3 प्लांट्स के अंदर आती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए कि ये जो साइकिल है इसको समझने के लिए आप चाहे तो पहले थ्योरी पढ़ लीजिए और चाहे तो पहले साइकिल। तो साइकिल के अंदर मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो अपनी जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस होती है वो कहाँ पर होती है, प्लांट की लीव्स के अंदर। ठीक है, मेन पार्ट होता है उसका लीव्स।
और लीव्स के अंदर कौन सी होती है, मीसोफिल सेल्स। जितनी भी ग्रीन शीट्स, ग्रीन सेल्स के बंडल होते हैं, मीसोफिल सेल्स। और जहाँ पर वेस्कुलर बंडल्स बन जाते हैं, इसके वेस्कुलर बंडल जहाँ पे जाइलम और फ्लोएम बनना स्टार्ट होता है। मैंने आपको एनाटोमी जो बताई थी प्लांट की, उसमें डायग्राम में बताया था कि इस तरह का यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम्स जो होते हैं, वो टिश्यूज़ जो होते हैं वो पिथ के अंदर और उसके अंदर कॉर्टेक्स के अंदर जो होते हैं अरेंज रहते हैं। इस तरह की बंडल शीट बनती है ओनली C4 प्लांट के अंदर, और यह कहलाती है क्रेन्स एनाटोमी। और क्रेन्स का मतलब होता है वेट, और ये इसकी सेवरल लेयर्स बनती है। तो आप ध्यान रखिएगा, मैंने जैसा भी आपको यहाँ पे एग्जांपल भी बताया था, मेज़ का जो है साइंटिफिक नेम है सोरगम। इसके सिवाय शुगर केन भी ले सकते हैं, उसके अंदर क्रेन्स एनाटोमी होती है। तो यहाँ पर एग्जांपल के साथ में आपकी एनसीईआरटी की बुक से आप एक एक लाइन अच्छे से लर्न कीजिएगा पहले समझ के, तो आपको आगे के जो नीट में एमसीक्यूज़ वगैरह करते हैं उन सब के लिए आपको वहाँ पे ईजी पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पर C4 प्लांट जो है बंडल शीट के अंदर ही होता है। तो यहाँ पर डायग्राम में भी आपको दिखाया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होता है, तो 3 कार्बन मोलिक्यूल्स फॉस्फोफिनोल पायरुवेट बनाता है। फिर वह पायरुवेट जो होता है फिक्सेशंस करके जो पीपेस नाम का जो एंजाइम होता है उसकी प्रेजेंस में C4 एसिड ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड बनाता है मीसोफिल सेल्स के अंदर। ध्यान रखिएगा, OA मीसोफिल सेल्स के अंदर होता है, और मीसोफिल सेल्स जो होती है वह C3 के अंदर भी हो सकती है, लेकिन बंडल शीट के अंदर जो होता है वह C4 कार्बन ही होता है। फिर वहाँ से 4 कार्बन कंपाउंड जो होता है मेलिक एसिड बनता है, ठीक है। तो ये एक एक कई बात में आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये देखिए आपको दिए हुए यहाँ पर फिक्सेशंस के अंदर कौन कौन सा है। तो यहाँ पे आप नाम भी लिख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन, जिससे बना यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो 3 कार्बन का था उसके अंदर फिक्सेशंस हुआ, तो यहाँ पर बना था कौन सा 3 कार्बन का कंपाउंड, कौन सा था, पायरोग्लिसरिक एसिटिक एसिड। फिर उसके अंदर बना C4 का कौन सा, ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड। फिर यहाँ पर 5 कार्बन का जो इसका क्या नाम था, राइबुलेस बाइफॉस्फेट, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये फिक्सेशन ट्रांसपोर्टेशंस आ गया। फिर इसके नीचे देखिए ट्रांसपोर्टेशंस के बाद में बंडल शीट के अंदर C4 प्लांट के अंदर बनाता है डीकार्बोक्सिलेशन उसका होता है। तो डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का फिर से स्प्लिटिंग होना, निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब जब यहाँ पर जो 4 कार्बन बना था उसमें से 1 कार्बन चला गया, तो यहाँ पर 3 कार्बन फिर से स्टार्ट हो जाएगा, उसका फिर से केल्विन साइकिल रिवर्स में स्टार्ट होगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे C3 बना, फिर C3 जो था इसका रीजनरेशन हुआ, फिर से फॉस्फोफिनोल हो गया। तो यह केल्विन साइकिल जो है यह पूरा इसके अंदर C4 प्लांट के अंदर यहाँ पे देखिए शो किया जा रहा है। फिक्सेशन, ट्रांसपोर्ट, डीकार्बोक्सिलेशन, ट्रांसपोर्ट और रीजनरेशन। तो यहाँ पे देखिए जो मीसोफिल्स में हो रहा है C3 प्लांट C4 प्लांट के अंदर बंडल शीट के अंदर ही होता है C4, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये केल्विन साइकिल जो है यहाँ पर एक पाथवे दिखाया है, इसको आप ध्यान रखिएगा, लर्न कीजिएगा, दोनों पाथवे बनाइएगा। और सेम एसिटिसी इसमें C3 कार्बन C4 कार्बन के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं C5 तक वो सभी लिखिएगा। तो इस तरह से आपको इसके बीच में डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बताया गया राइबुलोस बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेट RuBISCO, इसके अंदर यह जो होता है यह कौन से प्लांट के अंदर ही लेक होता है इसका, यहाँ पर होता है, ये किसके अंदर लेक होता है इसका, बंडल शीट्स के अंदर, क्योंकि वो C4 बेस्ट टाइप के प्लांट होते हैं इसके लिए। और केल्विन पाथवे जो होता है वह कॉमन होता है C3 और C4 के अंदर, लेकिन इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ शुगर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। C3 प्लांट्स के अंदर शुगर का फॉर्मेशन लेस होता है, जो कि बंडल शीट के अंदर ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ पर C4 प्लांट जो होते हैं वहाँ पर वो जो होते हैं मोर स्वीट कहलाते हैं। और फोटो रेस्पिरेशंस जो होता है वह C3 और C4 प्लांट में कैसा होता है, वह कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन स्टेप से ही आप समझ सकते हैं। कि यहाँ पे देखिए ये रिएक्शन याद कर लीजिए, इससे आपको फोटोफॉस्फोरिलेशन समझ में आ जाएगा। ये राइबुलोस बाइफॉस्फेट कौन सी शुगर है, ये 5 कार्बन वाली, इसने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शंस की, तो यहाँ पर क्या बन गया 3PGA, क्योंकि PGA क्या होता है, यहाँ पर 3 कार्बन वाला होता है, तो 3PGA और इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स, तो 6 कार्बन वाली शुगर बन गई ग्लूकोज, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया इससे कि यहाँ पर 2 जो थी वह कार्बन डाइऑक्साइड से लिए और 3 जो थे वह रूबिलेस से, तो इस तरह से 6 कार्बन की शुगर बन गई। और ये राइबुलोस बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस एंजाइम्स की प्रेजेंट में हुई यह रिएक्शन।
तो यह रिएक्शन कंप्लीट होने से ग्लूकोज की फॉर्म बनी थी C6, और इसके अंदर जो था, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि फोटोफॉस्फोरिलेशंस के अंदर कभी भी ATP और NADP का सिंथेसिस जो होता है वह नहीं होता है। इसी वजह से यह फोटोफॉस्फोरिलेशंस कहलाती है रिएक्शन, जो फोटोसिंथेसिस से डिफरेंट होती है। रेस्पिरेशन मतलब जिसमें एनर्जी बनती है फूड, लेकिन फूड नहीं बनता है, ठीक है। तो ATP और NADP का यूज़ यहाँ पर सिंथेसिस नहीं हुआ है, यूज़ हुआ है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका फिक्सेशंस भी हुआ है। तो इसीलिए जब C4 एसिड जो होता है मेसोफिल सेल्स के ब्रेक डाउन से बंडल शीट के अंदर होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और यह इंक्रीज करती है कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशंस को। इसीलिए C4 प्लांट जो होते हैं वह ध्यान रखिएगा कि फोटोफॉस्फोरिलेशंस को ओकर्स नहीं करते। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया कि C4 प्लांट के अंदर मेसोफिल शीट ब्रेक डाउन होती है, मेसोफिल उसके अंदर बंडल शीट होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो यहाँ पर फोटोफॉस्फोरिलेशंस जो होता है वह C3 में नहीं ओकर होता है, ये C4 में नहीं ओकर होता है और C3 में ओकर्स होता है। ये ध्यान रखिएगा, यह भी एक दोनों के अंदर डिफरेंस आ गया है। ओके तो इस तरह से C4 प्लांट जो होते हैं उसके अंदर लेक फोटोफॉस्फोरिलेशंस होता है। किस वजह से बता दिया था मैंने, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो होती है बंडल शीट के अंदर रिलीज होती है, जिससे रिजल्ट में उसमें उसको 6 कार्बन की बनानी होती है राइबोलेस के ये प्रेजेंस में। तो यहाँ पे ये देखिए, ये वाला जो टेबल दिया गया है, आप इसको C3 और C4 प्लांट में डिफरेंस पता करने के लिए पता कर सकते हो। पहला कैरेक्टर्स दिया है कि केल्विन साइकिल किस में टैक्स लेता है, C3 प्लांट में बंडल शीट में, C4 प्लांट में बंडल शीट में और C3 प्लांट में मिसोफिल में। तो यह एक डिफरेंस मैंने आपको भी बताया है। तो इस तरह से आप यहाँ पर ले सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर जो होता है C4 प्लांट में राइबोलेस बाइफॉस्फेट्स होता है और उसके अंदर जो होता है PEP होता है C3 में। तो यहाँ पे एक डिफरेंस मैंने आपको लेके बताया है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के 3 कार्बन का जो होता है फिक्सेशन होता है C3 में, और C4 में 4 कार्बन का फिक्सेशन होता है। तो यहाँ पे आप ये सारे डिफरेंस पता कर सकते हैं। ये सबका ये वाला इंडेक्स फिल करके कि C3 और C4 में क्या डिफरेंस है। अब आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ये आपका लास्ट टॉपिक है। फैक्टर्स जो होते हैं वह क्या रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। एक तो था कार्बन डाइऑक्साइड, एक था लाइट। जो लाइट जो होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड होती है। लाइट मतलब टेम्परेचर, कि हाई टेम्परेचर या लो, जितनी सनलाइट होगी उतना हाई टेम्परेचर, जितनी सनलाइट लो होगी लो टेम्परेचर। हाँ, तो और होता है एक वाटर। ये तीनों मिल जो होते हैं बट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करते हैं। तो ये तीनों फैक्टर्स ही अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस को। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे फर्स्ट फैक्टर आ गया है लाइट। जो लाइट है, तो जितनी ज़्यादा लाइट होगी उतनी फास्ट फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस होगी। यह ग्राफ उसको शो कर रहा है। ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखिए यहाँ पे इंक्रीज हो गई है। कहाँ तक? जब तक उसको सनलाइट मिल रही है इवनिंग के 6 o'clock के टाइम तक। कहाँ से? मॉर्निंग का 8 o'clock टाइम, जहाँ से हाईएस्ट जो होती है सनलाइट एब्जॉर्ब होती है। और ये सीजन्स के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है कि समर में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है और विंटर में कम, क्योंकि सनलाइट थोड़ी लो आती है विंटर में। तो यही से लाइट से ही कार्बन डाइऑक्साइड्स का जो होता है फिक्सेशन रेट स्टार्ट होता है। जितनी ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी होगी उतना ज़्यादा जो है फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा। तो यह एक मेन फैक्टर है जो इफेक्ट करता है किसको? फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस को। क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल ब्रेकडाउन कैसे होता है? लाइट से। और वो कब ब्रेकडाउन होगा? जब कार्बन जो है ना वो डिक्रीज होगी अगर फोटोसिंथेसिस, तो क्लोरोफिल ब्रेकडाउन होगा। और अगर वह इंक्रीज होगी तो क्लोरोफिल जो है वहाँ पे कंटेन होगा। ठीक है। अब है कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशंस। मैंने दूसरा आपको एक फैक्टर बताया था कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है इसको? प्लांट को एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का इतना लो अमाउंट है, 0.0 इतना ही %, इतना कॉन्सेंट्रेशन होकर के यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशंस होती है प्लांट के अंदर। और वो इसी के अकॉर्डिंग C3 और C फ्लोट होते हैं, जिसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन जो होते हैं डिफरेंटली होते हैं। यहाँ पर लो कंडीशंस जो होती है वह हाई कार्बन डाइऑक्साइड, जो लो ग्रुप जो होते हैं वह हाई कार्बन डाइऑक्साइड को जो होता है वह उस कंडीशंस को लेकर के ही होते हैं। इसके अंदर C3 और C4 बोथ प्लांट के अंदर जो होती है फोटोसिंथेसिस रेट इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इसको इफेक्ट करती है। C3 जो होते हैं वह इंक्रीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन को। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज है तो C3 रेस्पॉन्स करेंगे।
क्योंकि यहाँ पर C3 जो होता है उसको लिमिटिंग ही कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल मिलता है, इसीलिए C3 जो होते हैं हायर रेस्पॉन्स करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशंस के लिए, जबकि C4 को कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इतना नहीं चाहिए होता है, वो एटमॉस्फेरिक जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसी को फिक्सेशन करके स्प्लिटिंग कर देते। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर सेकंड फैक्टर कार्बन डाइऑक्साइड था। अब है टेम्परेचर। मैंने आपको टेम्परेचर बताया था सीजनल होता है, और यह होता है अपने वेदर या लाइट का अपना जो मॉर्निंग का जो व्यू होता है वहाँ से लेकर इवनिंग तक, तो उस टाइम तक जो होता है लाइट के लिए टेम्परेचर जो होता है उसके लिए सेंसिटिव जो होते हैं C4 प्लांट को चाहिए हायर टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पर ये 5 शुगर जो होती है उसको कंसिस्ट करते हैं, इसके लिए यहाँ पे हाई टेम्परेचर, और C3 प्लांट जो होते हैं उसको लोअर टेम्परेचर चाहिए। तो यहाँ पर ये एक डिफरेंस और हो गया C3 और C4 प्लांट का, ठीक है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन C3 को ज़्यादा चाहिए और लो चाहिए C4 को, यहाँ पर टेम्परेचर C4 को ज़्यादा चाहिए और C3 प्लांट को कम चाहिए। अब है वाटर। अब एक मेन जो होता है फैक्टर वो होता है वाटर, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, लाइट मिल रही है, लेकिन वाटर नहीं मिल रहा है, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कैसे करेंगे, इसीलिए वाटर भी एक मेन है यहाँ पर। स्प्लिटिंग और वाटर से ही जो होता है फोटोसिंथेसिस साइकिल स्टार्ट होता है। तो जितना अगर अमाउंट उसको प्लांट को वाटर का मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस करेगा, तभी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, और तभी केल्विन साइकिल फोटोसिंथेसिस साइकिल स्टार्ट होगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर आज आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया है, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट लेसन था, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको इस वीडियो में जो भी टॉपिक एक्सप्लेन किया आप इसे अच्छे से कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, हाँ बेटा आप तेरे को करो मिली गोपुली बंद तो कर दा, बंद कर दिया ना वीडियो। कुछ नहीं, तो चल रहा है। ट्रिम कर देंगे, ट्रिम मतलब काट देंगे।